हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आप कभी भी कोई काम बड़े काम में सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप उस काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित ना हो जाएं। तो आप अपना अवलोकन खुद कीजिएगा। क्या आप बिहार ई शिक्षक भर्ती की एक सीट के लिए पूरी तरह से आप समर्पित हैं या नहीं? तो दोस्तों, आइए हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट का क्रम चला रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस प्रैक्टिस सेट 12 यानी 12 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। है दोस्तों, साथ मिलकर इस 2 घंटे क्लास को 40 मिनट में करने का प्रयास करते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी इसमें 1-2 पॉइंट्स हम डिटेल आपको बताएंगे तो वो वही पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में या फिर आगे पूछे जाने की जिसकी प्रबल संभावना होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी को समय को ध्यान रखते हुए आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, मीर जाफ़र उस समय बंगाल का नवाब था तथा ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो ये दोस्तों 22 अक्टूबर 1764। आप 1764 बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि मीर जाफ़र और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1873 का वो समय था जब ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी तथा अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किया किसने था? तो दोस्तों, ये ज्योतिबा फूले ने किया था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये वेलेंटाइन सिरोल थे जिन्होंने इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक की रचना की। साथ ही दादा भाई नौरोजी दिया गया है, याद रखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत पूछे आपसे, या पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पूछे, या पॉवर्टी ऑफ इंडिया पूछे, ये तीनों इन्हीं से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए आज का ये जो 5th क्वेश्चन कह रहा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों, गीता रहस्य को लिखा गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप बताइए। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर ही नरम गरम दल में 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो उनमें से ही एक थे बाल गंगाधर तिलक यानी बाल। इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, किसने किया था? तो ये दोस्तों किया था आपका डचो, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेजी। दोस्तों, इसमें पुर्तगालियों का नाम सर्वप्रथम जो है जाना जाता है कि इन्होंने किया था 1503 में कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को जो है अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों, ये था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट जी को चुना गया था। साथ ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस भारतीय महिला को पहली बार चुना गया था? तो वो 1925 का समय था। सरोजनी नायडू जी को कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये दादोबा पांडुरंग थे, इनके द्वारा ही किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। साथ ही याद रखिए कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। आइए नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया था? ये जो कल्पसूत्र है दोस्तों, भद्रबाहु का आप नाम जानते होंगे, इन्होंने जो है कल्पसूत्र लिखा था। तथा साथ ही इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। जिस जैन धर्म जो जिन शब्द से लिया गया है, जिन शब्द, जिन से आपको जैन धर्म लिया गया, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता या फिर विजेता। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि सिकंदर द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, ये अभियान उसके द्वारा 326 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। और साथ ही याद रखिएगा, जो सिकंदर का सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था, उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता है? ये जो कर संग्रह था ये भागदूत द्वारा किया जाता था। 13 नंबर देखिएगा, यह कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ये वारेन हेस्टिंग जी थे जिन्होंने ये समाप्त किया था। अगला है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। हालांकि अगर आपसे पूछता कि इसकी स्थापना किसने की थी तो वो की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने, लेकिन इसके आंसर जो है घनश्याम दास बिड़ला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा।
करा निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो एका आंदोलन था दोस्तों, इसका जो नेतृत्व था वो किया गया था मुदारी पासी द्वारा, मदारी पासी, इन्होंने जो है एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी। दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, क्योंकि दोस्तों जब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, इसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के जो है संदर्भ में ये तिलक स्वराज फंड की जो है स्थापना की गई थी। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम था। नेक्स्ट है अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए दोस्तों पेरिस भेजा गया था। ये पीएन बापट जी थे, पीएन बापट। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। ये बटलर समिति थी, याद रखिएगा बटलर समिति का जो गठन है वो देशी रियासत के लिए किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन जो है वो प्रारंभ किया गया था। पहला आमरण अनशन बात की जा रही थी, ये था दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध ये किया गया था। तथा याद ही रखिएगा सांप्रदायिक निर्णय अर्थात ये 24 सितंबर 1932 का जो पूना समझौता हुआ था दोस्तों उसकी बात कर रहा है। उन्होंने जेल में ही यह अनशन जो है शुरू किया था, तब जाके पूना समझौता जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का जो गठन किया था। ये 1915 का समय था। अगला कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। ये जो कल्हड़ ने लिखा था दोस्तों वो राज तरंगड़ी थी, राज तरंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। तथा याद ही रखिएगा जब आपसे इंडिका पूछी जाए तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जो स्वामी थे दोस्तों, एक महावीर स्वामी हैं और एक गौतम बुद्ध हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से इनका आंसर देना होता है। जो महावीर स्वामी हैं दोस्तों ये आपका कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछो गौतम बुद्ध का तो उनका जो है नेपाल की तराई में, अर्थात आपने एक क्वेश्चन इसमें आया था कि नेपाल की तराई कपिलवस्तु ऐसे करके उनका जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा था, ये कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्वी में हुआ था तथा कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। साथ ही ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का जो है विरोध करता था। ये नक्शबंदी संप्रदाय था जो इसका विरोध करता था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। ये वातापी कुंड दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम से जिसने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट है शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये पुरंदर की संधि दोस्तों 22 जून 1665 को हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसमें बात करें दोस्तों आप याद रखिए बाबर एवं जहांगीर इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने जो लिखी थी दोस्तों वो बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी जिसे कहा जाता है, तथा ये तुर्की भाषा में थी। साथ ही याद रखिए जो जहांगीर था उसने तुझके जहांगीरी यानी तुझके बाबरी तुझके जहांगीरी ये इनके द्वारा दोनों द्वारा अपनी अपनी लिखी गई थी आत्मकथा। 28 देखिए कह रहा है निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की है। दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया गुलरुखी नाम से। ये दोस्तों सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने अपनी जो कविताएं हैं उसको गुलरुखी नाम से लिखी हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर कह रहा है इसी तरीका एक क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था कि हड़प्पा सिंधु बनावली भगवा मोहनजोदड़ो रावी लोथल ये कह रहा है कि ये किस नदी से संबंधित कौन है। तो याद रखिएगा जब भी आपको मोहनजोदड़ो मिले आप सिंधु याद रखिएगा। इसके लिए क्या है कि मोहन और सिंधु दोनों की आप शादी करा देंगे अगर तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये दोनों एक साथ रहते हैं। मोहनजोदड़ो आप सिंधु याद रखिएगा और साथ ही हड़प्पा रावी आपको याद होगा। अगर आप ये दो ऑप्शन खोजेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए हड़प्पा रावी ऑप्शन ए में भी है ए में भी, लेकिन सी का देखिए सी का वन इसमें है, यानी सही आंसर इसका ये बी वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हड़प्पा का आपका रावी हो जाएगा और बनावली जो है वो हो जाएगा आपका रंगाई। साथ ही साथ ये जो आपका मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु हो गया, बचा लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे स्थित है, तो इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 30 देखते हैं। 30 नंबर का आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है।
जो असत्य कथन है दोस्तों ये है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी ये तीनों सही है, आप पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर देखिएगा, कह रहा पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ये भारत और नेपाल की दोस्तों एक संयुक्त परियोजना है। अगला है रेणुका झील, जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का संबंध जो है वो किस राज्य से है? इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखिएगा 33 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? डूरंड कप, रोवर्स कप या फिर मेयर्स कप? तो दोस्तों ये जो मेयर्स कप है इसका संबंध फुटबॉल से नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बल्कि ये भी याद रखिए कि ये मेयर्स है मुक्का, मेयर्स और मुक्काबाजी, ये मुक्केबाजी संबंधित है। अगला ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है वो फहराया गया था? ये 1920 का समय था दोस्तों, जब ओलंपिक को पहली बार जो है फहराया गया था। चलिए आइए 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों कई तिथि है, इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो याद रखिए, इसका जो सही आंसर हो तो 21 मार्च को होगा। याद रखिए कि 21 मार्च को दोस्तों आपका ऐसे समझिए कि वानिकी दिवस यानी वन लगाया गया, तथा आप याद रखिए 22 मार्च पूछता है, जब आप वन लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे तो आप उसमें जल देंगे कि नहीं? तो ऐसे याद रखिए 22 मार्च को जल दिवस, तथा जब जल देंगे और वानिकी वो बड़ा हो जाएगा तो 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जब मौसम बनेगा वो पेड़ पौधों का उसमें बहुत ही योगदान होता है। तो 21 मार्च को आप याद रखिए वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ऐसे आप इसको याद रखिए। साथ ही आपसे पूछता है कि 22 अप्रैल, जब 22 अप्रैल पूछे दोस्तों तो वो पृथ्वी दिवस होता है, और 22 मई जब आपसे पूछ ले तो वो जैव विविधता दिवस होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। साथ ही 5 जून को तो आप याद ही होगा कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 37 नंबर देखिए, कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी सीखना एवं उसको सीखना। यह दोस्तों अवधारणा और विषय वस्तुओं को सीखना। अगला, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात क्या है? ये बिल्कुल स्वाभाविक है, वो तो बच्चे हैं तो वो अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे। 39 नंबर देखिएगा, कह रहा है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? विचार तत्व को ही मानेंगे आप, उसके विचार को। अगर वो बच्चे हैं तो आप खाली उसके विचार देखिए, उसके विचार कैसे हैं, न तो आप वर्तनी, शुद्ध लेखन, व्याकरणिक ज्ञान किसी पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बच्चे की बात कर रहा है। 40 नंबर देखिएगा, कह रहा है बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। 41 कह रहा है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका ये दोस्तों ये आउट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार स्वदेशी रॉकेट था जो कि निजी तौर से भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। ये विक्रम एस है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। विक्रम एस है जो पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है भारत का। 42 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 को लॉन्च किया गया? दोस्तों ये सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया है। 43 नंबर देखिए, कह रहा गरुड़ सेवन युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? ये सेना अभ्यास है दोस्तों। साथ ही याद रखिएगा ये भारत और फ्रांस का वायुसेना अभ्यास है या फिर थल सेना अभ्यास है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये एक वायुसेना अभ्यास होता है। गरुड़, गरुड़ जो है दोस्तों आप ऐसे याद रखिए आसमान में ही गरुड़ उड़ता है, तो ये वायुसेना का अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, कह रहा हाल ही में की गई नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, जो एक चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वैसे देखा जाए तो गिरधर अरमाने ये रक्षा सचिव हैं। केपी असोड़ी ये यूएनएचआरसी विशेष रूप में पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, जब बात करें अरुण गोयल की, भारत के चुनाव आयुक्त, ये जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, तो ये अरुण गोयल जी हैं। इसमें से तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, यह है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दोस्तों ये पहला और दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। ये है कि 11 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन भारत में बिल्कुल है किया गया। भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, ये भी सही है। साथ ही कह रहा है न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें जो है स्पेन ने जीता था, वो भी कोलंबिया को हराकर, तो स्पेन ने जीता कोलंबिया को हराकर, आप ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा भ्रूण किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो भ्रूण है वो बीज में बनता है। भ्रूण का मतलब होता है दोस्तों जाइगोट बनना, तो वो जब आप बीज डालेंगे तो उसमें भ्रूण बन के तभी तो पौधा बाहर निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
करा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का कार्य क्या है। तो ये जो mRNA का जो तो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये जो सेलुलर संरचना होती है वायरस की विशेषता ये नहीं, बाकी वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, DNA RNA से जो है निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। तो ये दोस्तों उत्परिवर्तन होता है जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए चलते हैं। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण जो है होती है। दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण ही थायराइड ग्रंथि में विकृति होती है, ताकि घेंघा रोग भी हो जाता है। अगला है इंसुलिन क्या है। तो दोस्तों ये जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। साथ ही याद रखिएगा इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय के एक भाग है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर लैंगरहैंस की दूपिका कहते हैं, जिसमें से बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन आपको याद। तथा अक्सर क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज, तो इसकी खोज दोस्तों बेस्ट और बेंटिंग ने की थी, बेस्ट और बेंटिंग ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो दोस्तों जब मांसपेशियों में दर्द होता है उसका उपचार करने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं, इंफ्रारेड। आगे है ओंकोजीन संबंधित है। ये जो ओंकोजीन है दोस्तों ये कर्क रोग से संबंधित है। आपने कर्क रोग बहुत कम सुना होगा दोस्तों, जो कैंसर होता है उसी को कर्क रोग कहते हैं। तो ये ओंकोजीन दोस्तों इसी से संबंधित है। साथ ही याद रखिएगा कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर एक असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। मतलब कोशिका उसमें बढ़ती जाती है, अनियंत्रित, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको कैंसर नाम दे दिया जाता है। चलिए 54 नंबर देखिए, करा यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये है पेरोक्सिसोम, यही अंग होता है जो उत्तरदायी है। अगला है कि 10⁶ के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ये दोस्तों मेगा, इसका सही आंसर होगा मेगा। चलिए आए थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है उसको जानते हैं। तो इसमें जो अंतर होता है वो यही होता है कि थर्मामीटर दोस्तों तापमान मापता है, जबकि थर्मोस्टेट जो है वो तापमान को नियंत्रित करता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो है वो फैलती हैं। तो ये दोस्तों विवर्तन की घटना होती है, विवर्तन, ध्यान दीजिएगा, विवर्तन ही होता है जब ये घटना होती है, जिसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। 58 नंबर देखिए, कह रहा है ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये दोस्तों प्रवाहकत्व कहलाती है, कंडक्शन, याद रखिएगा। अगला निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये जो एल्युमिनियम होता है दोस्तों ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला है कि गॉड पार्टिकल क्या है। गॉड पार्टिकल है ये जो हिग्स बोसान है दोस्तों, इसे ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। आइए 61 देखिएगा। 61 कह रहा है रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ये जो रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय दोस्तों वो हेनरिक हर्ट्ज को दिया जाता है। रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज। अगला घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। तो दोस्तों मर्केप्टन भी होता है जो गंध का पता चलता है, तथा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। कह इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ये वो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला 64 नंबर क्या कह रहा है, ये है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों ये सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। अगला किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन, जब भी विमोचन करता है मतलब दोस्तों उसने ये पुस्तक लॉन्च किया है, न कि पुस्तक लिखा है। तो विमोचन इसका दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने किया था। साथ ही अगर पूछे कि पुस्तक है किसकी तो वो प्रभलिन सिंह की है, याद रखिएगा, प्रभलिन सिंह, इन्होंने पुस्तक लिखा, राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। करा निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। दोस्तों ये जो गामा किरणें होती है इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। करा निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी यूरोरक का जो है वो उदाहरण है। कैल्शियम साइनामाइड, एल्यूमिना, कैल्शियम सुपर फास्फेट। तो आपको बताना है इसमें कह रहा है नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम साइनामाइड होता है ये नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण होता है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 68 नंबर कह रहा है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सत्य है। सोना सिल्वर को शुद्ध करने में ये भी सत्य है, डायनामाइट भी सत्य है, उर्वरक भी, इन तीनों में जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी सभी आंसर है।
अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में, मिट्टी में, कांच में, सीमेंट में। दोस्तों केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, जब इसे जलाया जाता है तो ये वायु से ऑक्सीजन लेके जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों ये टेट्रा इथाइल होता है, टेट्रा इथाइल की शर्त बढ़ाई जा सकती है। 71 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? दोस्तों इसके जगह ये तीनों का निर्माण किया गया है। तथा साथ ही याद रखिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अगर शुरुआत पूछे तो याद रखिएगा ये 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ये होता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? अगर उसकी मात्रा बदलेंगे तो उसमें घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं बदलेगा, यानी घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आइए 74 नंबर देखते हैं। आज के जो 74 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, दोस्तों 110 नंबर में धन विधेयक है, याद रखिए। तथा संयुक्त बैठक ये 108 में है, तो अब धन विधेयक 110 याद रखिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल दोस्तों 6 महीने का हो सकता है। साथ ही साथ याद रखिए कि साल में 3 बार जो है ये बैठक हो सकती है। चलिए 76 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों जो BN राव थे इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। साथ ही याद रखिए कि इसमें JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी बताया गया था। याद रखिए जो संचालन समिति आपसे पूछे या नियम समिति, नियम और संचालन दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तथा मसौदा समिति की बात करें तो उसके जो है BR अम्बेडकर जी थे। तथा साथ ही अगर आपसे कहता है कि संघ शक्ति समिति के कौन थे तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए कह रहा है भारत संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया? दोस्तों ये 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, जिसमें आप याद रखिए समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची की बात की गई है, ये इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, करा 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जो है वो जुड़ा है? दोस्तों ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी A और B दोनों को, SC ST को जोड़ा गया है। साथ ही 103 पूछे तो आप याद रखिएगा 10% आरक्षण के साथ EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को जो है रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? दोस्तों ये जो शिक्षा का अधिकार ये तो आपको याद होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है मौलिक अधिकार बन गया था आर्टिकल 21A के तहत। लेकिन याद रखिएगा जब इसको पूछे अंतिम रूप से ये कब बना, तो दोस्तों ये 2010 में बना था, याद रखिए 2010 में। इसको जो है 2009 में जब RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, RTE जब 2009 में आया था तो इसे जो है दोस्तों पूरी तरीके से इसको लागू किया था 1 अप्रैल 2010 को। इसी वजह से इसे अंतिम रूप से कब बना, आंसर इसका 2010 होगा। चलिए 80 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? दोस्तों ये था 24वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये कहा गया है। अगला, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो दोस्तों ये हैरोल्ड डोमल मॉडल तथा अगर आपसे दूसरी पूछता है तो उसके महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। चलिए 82 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि बैंक दर का आशय क्या है? तो ये जो बैंक दर है इसका आशय दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई? ये स्थापना 1977 में की गई। 84 देखिए, करा केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों ये जो कारीगर हैं यही विकास योजना के लाभार्थी हैं। चलिए आइए 85 नंबर देखिएगा, करा गरीबी में कमी और विकास सुविधा यानी PRFT किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रभाग है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे पहले पन बिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? दोस्तों ये शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में है वहाँ से शुरू की गई। 87 नंबर देखिएगा, कह रहा भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो 3 राज्य हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ऑप्शन ए है। अगला, इनके में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला? ये दोस्तों सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा तथा आप याद रखिएगा पवन ऊर्जा, इसमें जो है सौर ऊर्जा पहले नंबर पे, पवन ऊर्जा दूसरे। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक, तो आप सौर ऊर्जा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना
किस नदी पर जो है वो स्थित है? बगलिहार परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। इसे भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना के नाम जाना जाता है। अगला है कि आपसे उरी बांध अगर पूछता है तो आप झेलम नदी पे याद रखिएगा, तथा भांगड़ा नांगल वो सतलज नदी पे है। और अगर आपसे दुलहस्ती बांध पूछ लेता है तो वो चिनाब नदी पे, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चिनाब नदी को जो है क्या कहा जाता था, ब्यास नदी को, सतलज नदी को, इसको आप याद रखिए। चिनाब नदी को दोस्तों पहले जो है वो अस्कनी कहा जाता था, वैदिक काल की बात है। और ब्यास नदी को दोस्तों बिपाशा कहा जाता था, तथा झेलम को बितिस्ता कहा जाता था। और साथ ही याद रखिएगा रावी नदी को दोस्तों परुसुड़ी कहा जाता था, रावी को परुसुड़ी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये सभी दोस्तों जो है कि बराकर नदी पर स्थित है। 91 देखिएगा, 91 है निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? दोस्तों माही नदी पर जो है वो वन कवेरी बांध, कदाना बांध, यानी ऑप्शन नंबर ए किया गया है। अगला, भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को लाभान्वित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कलपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ये परियोजना दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। मंगोलाइट प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में जो है पाए जाते हैं? ये याद रखिएगा सिक्किम में भी पाए जाते हैं, असम, यानी इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। चलिए 95 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 95 कह रहा है कि से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस, दोस्तों ये जो मैत्री यानी मित्र कह सकते हैं, जिसको भारत ने जो है पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई थी, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश इन्हीं के बीच में मैत्री एक्सप्रेस को जो है चलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। दोस्तों सूती वस्त्रों की जब अगर राजधानी बात करें तो आप मुंबई को याद रखिएगा। साथ ही पूछता है कि भारत का स्थान जो है विश्व में सूती निर्माण में कौन से स्थान पर? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर दोस्तों चीन है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, करा भारत में पाए जाने वाले सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? ये दोस्तों 1500 से 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई में पाया जाता है। अगला, गोदावरी नदी किनारे बसे नगर कौन से हैं जो गोदावरी नदी के किनारे हैं? दोस्तों ये हैं नासिक, निजामाबाद, राजमुंदरी। नासिक, निजामाबाद, राजमुंदरी। 99 देखिए, करा निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों उड़ीसा का शोक ये महानदी है दोस्तों, जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। तथा साथ ही आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन बना था अभी पिछले पेपर में कि महानदी पर दोस्तों क्या है, जो कि बहुत बड़ा आप याद रखिएगा, जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है वो महानदी बनाया गया था, जिसके याद करने के लिए मैंने बताया था कि जो है कि जो हीरा होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा आज के समय आप कह सकते हैं आभूषण होता है लोगों का, मैंने सबसे महान आभूषण, इसी वजह से आप याद कर लीजिएगा महान आभूषण हीरा, यानी हीराकुंड बांध आपसे पूछे तो महानदी उड़ीसा में लगाइएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? अगर ये सर्वोच्च है दोस्तों तो ये सबसे बृहद यानी सबसे बड़ा, बृहद यानी बड़ा होता है, तो ये आप यहाँ कर सकते हैं बृहद हिमालय का एक भाग है। आइए हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से देखेंगे, आपको आंसर बताएंगे और आप खुद जो है दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन इसमें थोड़े से अटपटे टाइप के होंगे आप नहीं कर पाएंगे, उसका मैं तरीका इसमें हिंट दे दूंगा, आप हिंट की सहायता जो है कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, ये दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 7, बाकी ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 102 नंबर देखिए कह रहा है कि ए कार्य को 10 घंटे में, बी सी 7 घंटे में, ये वर्क एंड टाइम का बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये भी आप अगर मैथ के बारे में ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बेसिक है, आप कर लेंगे। इसका आंसर 60 घंटे आएगा, बाकी क्वेश्चन कर लीजिए। करा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो ब्याज की दर ये भी आप आसानी से कर लेंगे, इसका आंसर 5% आएगा। चलिए 104 नंबर देखिए, कर 80 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड कापर का अनुपात इतना है तो गोल्ड की मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात इतना हो जाए। ये मिलाने वाला क्वेश्चन, जिसको मिलाया जाता है उसको हटा के सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। इसका 5 किलोग्राम आंसर आएगा, बाकी आप सॉल्व कीजिए। आइए 105 नंबर देखिए, करा राम 1000 रुपये में इतना चॉकलेट खरीदता है, यानी एक चॉकलेट आप निकालेंगे तो उसका मूल्य आ जाएगा दोस्तों कितना, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो 20 रुपये एक चॉकलेट का आ जाएगा। साथ ही कह रहा है कि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य दोस्तों 25 दिया गया है, तो शेष चॉकलेट यानी ये 50 चॉकलेट था, 30 का दिया है, 20 का आपको निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे 12.5, इसका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए देख नेक्स्ट है कि यदि घड़ी में वास्तविक समय इतना दर्शा रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों समय क्या होगा? जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा करे दोस्तों तो आप 11:60, हालांकि ये है 12:00, लेकिन आप अगर 11:60 में घटाएंगे तो आपको आसानी होगी। जब आप इसमें से दोस्तों घटाएंगे ये 12:23, याद रखिएगा ये जो 12:23 का समय है इसको आप 00:23 भी लिख सकते हैं। तो जब 00:23 करके इसमें से घटाएंगे तो इसका सही आंसर 11:37
आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कह रहा है कि पी एक टंकी को इतने 6 घंटे में, क्यू भरी टंकी को इतने में खाली। जब भी भरी की बात करें दोस्तों तो प्लस लगाइएगा, खाली की बात करें तो -10 लगाइएगा। ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो इसका 15 घंटे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है πr²। कह रहा है व्यासों का समीकरण जो है इतना इतना दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 154 को, तो आर की वैल्यू आपको आ जाएगी 7। जब आर की वैल्यू 7 आ जाएगी तो यही माने ये इसका जो है फालतू दिया गया, आपको इससे जो है कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप ध्यान ही मत दीजिएगा। आपसे त्रिज्या पूछा है जो कि इसी से निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें इस समीकरण का कोई रोल ही नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 7 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, कह रहा किसी व्यक्ति ने एक वस्तु इतने हानि पर इतने में बेची, 15% लाभ। तो ये भी सरल क्वेश्चन आप कर लेंगे, 10,350 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, ये कह रहा है कि 60 किलोग्राम के मिश्रण गोल्ड इतना इतना है, मिश्रण में कितनी मात्रा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन जो पीछे कराया गया, ये इसका आंसर आएगा वो 3 किलोग्राम आप कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है 3 का मल्टीपल 36 यहाँ 108 तिहाई, जब इसका 3 बार आप मल्टीपल करेंगे 972 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 112 नंबर देखिए, ये कोड भाषा का क्वेश्चन है। कह रहा है स्टाफ को एस की जो कोडिंग होती है दोस्तों 19 होती है, टी की 20 होती है, ओ की 15 होती है, पी की 16 होती है। तो जब इस तरीके से आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कह रहा है दी गई आकृति के 4 विकल्प में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों ये है फिगर आपका, दर्पण प्रतिबिंब वो होता है, अगर आर आप ऐसे बनाए हैं तो जब उसको दर्पण से ऐसे ऐसे दोस्तों जब आप चेंज करेंगे तो वही आर आके बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, मतलब एक तरीके से कहिए तो आप पलट जाएगा। जब आप इसको पलटेंगे दोस्तों तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, पलट के देखिएगा, ये सी वाला ऑप्शन ही इसका आंसर आएगा, यानी 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, कह रहा दर्पण को mn पर रखा जाता है तो संयोजन का सही, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको आर वाला बताया, तो इसका आंसर बी आएगा। जब आप पलटेंगे तो 7 ऐसे के बजाय 7 ऐसे हो जाएगा, 3 ऐसे के बजाय 3 ऐसे हो जाएगा, पी क्यू ऐसे है दोस्तों तो ये उल्टा होके पी हो जाएगा, ई जो है ऐसे, ये मतलब ये ऑप्शन ए बनेगा, आप देख लीजिए। 115 नंबर देखिए, कह रहा है विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो PRSU है सब में देखिएगा यही इसका आंसर विषम होगा, इसमें 2 का जो है अंतर है, बाकी में आप देख लीजिएगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, संख्या 1 के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें 1 डाइस कॉमन फिगर है, 3 कॉमन है ना दोस्तों, तो ये सीधा पलट जाएगा। 3 के बाद इधर 4 आ रहा है, इधर 3 के बाद 1 आ रहा है, तो इसका आंसर जो है कह रहा है 1 के विपरीत, यानी 1 के विपरीत आप बताइए क्या होगा, 4 होगा। 117 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम। तो जब आप सार्थक क्रम में बनाएंगे तो ये बी में सार्थक क्रम इसका बन जाएगा। अगला है कि 1/3, ये देखिए एक से में 3 का, इसके हर में दोस्तों 3 का मल्टीपल होते जा रहा है, तो जब 243 में आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 729 आ जाएगा, याद रखिए। चलिए लास्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप जब करेंगे सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर 88 आएगा। सॉल्व करिए, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगला है एक कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष आपको पता करना है। कह रहा है कुछ कॉपी जो है दोस्तों वो पेस्ट है, जब आप ऐसे करके इसको कॉपी बनाएंगे तो इसमें से कुछ ही है जो कि पेस्ट हैं। साथ ही कह रहा सभी कट पेस्ट हैं, जो सभी कट हैं दोस्तों पेस्ट हैं, यानी कट कहीं ना कहीं पेस्ट के अंदर होगा, तभी तो सभी कट पेस्ट होगा। और अगला कह रहा है कुछ पेस्ट जो है वो पेज हैं, तो जब कुछ पेस्ट पेज हैं तो आप ऐसे बना के इसको पेज बना लेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें निष्कर्ष की बात करेगा, कह रहा दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कोई कॉपी पेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें निष्कर्ष केवल एक नंबर का जो है अनुसरण करेगा। कह रहा कोई कॉपी पेज नहीं है, तो देखिए पेज जो है ये सबसे लास्ट वाला पेज है और कॉपी यहाँ पे है, तो ये दोनों कैसे मिलेंगे, तो यानी ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कुछ कॉपी पेज हैं, कुछ कॉपी पेज हैं, तो ये गलत है, यानी इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपका बी, केवल एक ही अनुसरण करेगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और जैसा कि आपने सुझाव दिया था उसी तरीके से हम कर रहे हैं, पीछे से लेके चल रहे हैं और कल से दोस्तों आगे से भी शुरू करके इसको समाप्त किया जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा बहुत जल्द 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों वो हम लेके आने वाले हैं। जैसे ही मेरे पास बुक आ जाती है तो उसका अध्ययन करके हम आप लोगों के सामने 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बाकी आपके कोई सुझाव होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि आपके सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और खुद पे विश्वास भी बनाए रखिए कि आप ज़रूर कर सकते हैं। समय का बिल्कुल सदुपयोग करिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।